आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं जया सिन्हा। अगले घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और साथ ही सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियां यानी कि हेडलाइंस के साथ। झारखंड सिविल सेवा परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख, केंद्र झारखंड सरकार, जेपीएससी, झारखंड एसएससी, सीबीआई और डीजीपी सीआईडी को नोटिस किया जारी। झारखंड में भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा सुधार की मांग को लेकर भर्ती सुधार यात्रा का आह्वान। कर्नाटक में वाल्मीकि निगम घोटाले पर भाजपा और जेडीएस का प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। बेंगलुरु में शिव कुमार सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन। घोटाले के कथित आरोपी मंत्री नागेंद्र के इस्तीफे की मांग। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में पावन माटी कलश वंदन एवं वितरण कार्यक्रम में हुए शामिल। देश की सनातन संस्कृति पर जताया गर्व, कहा वंदे मातरम का अपमान करने वालों को जनता देगी जवाब। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जापान के दौरे पर, जापानी उद्योगपतियों को भारत में निवेश करने का दिया न्योता। कहा भारत के मुक्त व्यापार समझौतों से वैश्विक व्यापार का लगभग 75% हिस्सा भारत के लिए जाएगा खुल। श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो टेस्ट के दूसरे दिन भारत का स्कोर 400 के पार। ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल ने खेली अर्धशतकीय पारी। मिड डे प्राइम की शुरुआत करेंगे इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज से। जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य से मांगा है जवाब। झारखंड सरकार और जेपीएससी को भी नोटिस यहां पर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य से यहां पर जवाब तलब किया है। साथ ही झारखंड सरकार और जेपीएससी को भी यहां पर नोटिस दिया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। सीबीआई और सीआईडी डीजीपी को भी एससी का नोटिस यहां पर मिला है। सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई और ओएमआर प्रक्रिया के ऑडिट की मांग भी यहां पर है। परीक्षा रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग भी यहां पर की गई थी। ऐसे में याचिका में स्वतंत्र जांच कमेटी बनाने की जो मांग की थी, उस याचिका में रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की यहां पर मांग की गई थी। कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच की मांग के साथ 19 अप्रैल की प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग यहां पर थी और परीक्षा रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की मांग यहां पर की गई थी। अदालत में आज बेहद अहम सुनवाई, जिसमें यहां पर अदालत की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। याचिका में स्वतंत्र जांच कमेटी बनाने की मांग की गई थी। वहां पर प्रदर्शनकारियों ने और याचिका में रिटायर्ड जज की निगरानी में भी जांच की मांग की गई थी। सीबीआई जांच पर लगातार अड़े हुए थे प्रदर्शनकारी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की यह सुनवाई बेहद अहम थी, जहां पर कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच की मांग के साथ दरवाजा खटखटाया गया था अदालत का। 19 अप्रैल की प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग थी और ऐसे में जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट का नोटिस यहां पर मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य से यहां पर जवाब मांगा है। साथ ही झारखंड सरकार और जेपीएससी को भी नोटिस दिया गया है। सीबीआई और सीआईडी डीजीपी को भी सुप्रीम कोर्ट का नोटिस है और सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर भी सुनवाई हुई। दिवाकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। दिवाकर, यहां पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस यहां पर झारखंड सरकार और जेपीएससी को दिया गया है, लेकिन फिलहाल और क्या कुछ कहा यहां पर अदालत ने? देखिए, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरीके से झारखंड में छात्रों का आंदोलन चला था और उसके बाद लगातार जो परीक्षाएं रद्द हुई थी और कुछ परीक्षाओं को जो स्टे लगाया गया था, उस पर कोर्ट की ओर से लगातार सुनवाई हो रही है। झारखंड हाईकोर्ट में भी आज जो जेपीएससी में अनियमितता का मामला है और तमाम परीक्षाएं जो सरकार की तरफ से रद्द की गई है, उसको लेकर सुनवाई होनी है। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल किया गया था और उस पीआईएल में जो पीटी परीक्षा जो झारखंड की जेपीएससी की हुई थी, 14वीं जेपीएससी की पीटी परीक्षा, उसको रद्द करने की मांग की गई थी और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई थी। साथ ही साथ जो सारे रिकॉर्ड्स है कि किस तरीके से इस परीक्षा में अनियमितता हुई,
तमाम रिकॉर्ड्स को रखने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए भी इस PIL में जिक्र किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम चीज़ों पर आज निर्देश दिया है और झारखंड सरकार को नोटिस दिया है, JPSC को नोटिस दिया है कि ये जो मामले हैं जो संज्ञान में आ रहे हैं और जिस तरीके से OMR सीट में जो धांधली का मामला आया है, इन तमाम चीज़ों को आप रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखिए और इस मामले में सरकार को नोटिस जारी किया गया है कि आप जवाब दाखिल कीजिए। हालांकि अगली सुनवाई कब होगी ये अभी साफ नहीं निकल कर आया है, लेकिन वो भी थोड़ी देर में शायद निकल कर आ जाएगा। लेकिन तमाम कह सकते हैं कि झारखंड सरकार के लिए भी एक बड़ा झटका इसको हम मान सकते हैं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में आज इस PIL पर सुनवाई हुई है और उन्होंने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और JPSC को भी नोटिस जारी किया है। बिल्कुल, यहाँ पर CBI जांच को लेकर CBI जांच की मांग को लेकर अड़े हुए थे प्रदर्शनकारी लगातार, जिसको लेकर सरकार अभी भी अपना तोलमोल रवैया बनाई हुई है और यहाँ पर कोर्ट ने CID के DGP को भी यहाँ पर नोटिस जारी किया है। एक बड़ा झटका उनके लिए भी। देखिए, निश्चित तौर पर चूंकि CID पूरे मामले की जांच कर रही है, राज्य सरकार CID से जांच करा रही है, लेकिन चूंकि अभ्यर्थी और या जो कह सकते हैं PIL में ये दाखिल किया गया था कि CID ठीक ढंग से जांच नहीं कर रही है चीजों को, या CID पर कई और भी संगीन आरोप इन लोगों ने लगाए थे। शायद उसी वजह से CID के जो हम कह सकते हैं DG, उनको भी नोटिस जारी किया गया और उनसे भी रिपोर्ट मांगा गया कि क्या प्रगति है जांच की और किस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही है। तो ये तमाम चीजें, थोड़ी सी तस्वीर थोड़ी देर में क्लियर निकल कर सामने आएगी, लेकिन शुरुआती जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यही है कि झारखंड सरकार को भी नोटिस है, JPSC को भी नोटिस जारी किया गया और DGP से भी जवाब मांगा गया है कि जो जांच की प्रगति है वो किस दिशा में आगे बढ़ रही है और अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई है और तमाम चीजों को जो CID को पकड़ में आई है इन अनियमितताओं को लेकर उनको रिकॉर्ड्स को संरक्षित रखना, ये भी भी दिया गया है। बिल्कुल दिवाकर, यहाँ पर एक बार फिर छात्र आंदोलन के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो ये आह्वान किया गया है महतो द्वारा, उसको लेकर भी क्या कुछ अपडेट है? देखिए, निश्चित तौर पर झारखंड में जो छात्रों का आक्रोश है वो लगातार रमा बढ़ता जा रहा है और उसी के कड़ी में जो आंदोलन आपने देखा था कि किस तरीके से 26 दिनों तक आंदोलन चला था और उसके बाद जब सरकार ने परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की तो आंदोलन स्थगित हुआ था और छात्रों ने यह कहा था कि हम 2 महीने के लिए ये आंदोलन स्थगित कर रहे हैं। अगर सरकार अपनी कार्रवाई ढंग से नहीं करती है और ये पूरे मामले की CBI जांच नहीं होगी तो हम फिर से इस आंदोलन को शुरू करेंगे। लेकिन इस बीच ये हुआ कि कोर्ट में जो परीक्षाएं रद्द की गई थी वो झारखंड हाईकोर्ट में एक एक कर, चाहे वो JPSC 11वीं से 13वीं हो, CDPO की परीक्षा थी, फूड इंस्पेक्टर की परीक्षा थी, CGL की परीक्षाएं थी, इन तमाम चीज को स्टे दे दिया कोर्ट ने। तो उसके बाद छात्र एकाएक आंदोलित हो गए कि सरकार ने अपना पक्ष कोर्ट में ठीक से नहीं रखा, इसीलिए वजह से ये तमाम जो है परीक्षाओं को रद्द करने का जो फैसला था उस पर स्टे लग गया। तो उसके बाद अब जो देवेंद्र नाथ महतो का गुट है, जो छात्र नेता है, उन्होंने बाकायदा अब यहां पर आज से दूसरे चरण की जो हम कह सकते हैं आंदोलन की शुरुआत उन्होंने कर दी है। आज से उनका पदयात्रा नेमरा से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गांव से शुरुआत हो रहा है और वो परीक्षाओं में रिफॉर्म 24 संकल्प के साथ आज ये यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद ये यात्रा की शुरुआत होगी और वहां पर पारंपरिक तरीके से इस यात्रा की शुरुआत करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले वो रामगढ़ से करेंगे जो मुख्यमंत्री का गांव है और शिबू सोरेन का भी गांव है, तो उस जगह से ये शुरुआत होने जा रही है। उसके बाद रामगढ़ से ये पदयात्रा हजारीबाग पहुंचेगी, हजारीबाग के बाद चतरा, फिर कोडरमा, गिरिडीह होते हुए फिर ये संथाल की ओर जाएगी जो मुख्यमंत्री का चुनावी क्षेत्र है। तो तमाम जगहों पर ये यात्रा पहुंचेगी और छात्रों से इस दौरान जो सबसे बड़ा मैकेनिज्म ये रखा गया है कि जो भी अभ्यर्थी इससे प्रताड़ित हुए हैं या जिनके कुछ भी ग्रीवांसेस है वो सारे ग्रीवांसेस लेकर आएंगे, उनका संकलन होगा और उसके बाद एक रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा और मुख्यमंत्री के पास ये सारी अर्जी रखी जाएगी। तो एक बड़े आंदोलन की तैयारी झारखंड में चल रही है। दूसरी तरफ वैसे छात्र नेता जिन पर FIR हुआ है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है हमलावर है, आंदोलनरत है कि सरकार को FIR वापस लेनी चाहिए और जिस तरीके से छात्रों को प्रताड़ित करने की कोशिश हो रही है, आंदोलन को दबाने की कोशिश हो रही है, लोकतंत्र में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए और झारखंड में जो आपातकाल जैसे हालात पैदा हो रहे हैं ये आरोप भारतीय जनता पार्टी लगातार लगा रही है। बिल्कुल देवेंद्र, यहाँ पर भर्ती सुधार यात्रा की शुरुआत हो रही है और वो भी सोरेन साहब के अपने पैतृक गांव से। ऐसे में मुख्यमंत्री का क्या कुछ कहना है? क्या कोई प्रतिक्रिया यहाँ पर निकल कर आई है? अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी नोटिस मिल गया। देखिए, अभी तक तो देखिए CM की तरफ से कोई इस पर बयान तो नहीं आया है, लेकिन निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन के लिए लगातार जो हम कह सकते हैं परेशानियां बढ़ती हुई दिख रही है। आपने देखा कि किस तरीके से 26 दिनों तक शांतिपूर्ण आंदोलन चला और आंदोलन के दौरान जब विधानसभा घेराव था तो पुलिस का लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद मामला एकदम से हम कह सकते हैं कि विकराल रूप धारण करना शुरू कर दिया। छात्रों का प्रोटेस्ट लगातार बढ़ता गया और सरकार के प्रति उनका विश्वास कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आया। उसके बाद जब छात्र
कोर्ट से जब मामले में स्टे मिल जाता है सरकार को कि जो सरकार जो परीक्षाएं रद्द करती है, तो जो अभ्यर्थी थे, जो सफल अभ्यर्थी थे, जो नौकरी कर रहे थे, उस मामले में जब उनको स्टे मिलता है तो छात्र फिर एक बार आंदोलनरत होते हैं। वो सरकार का पुतला दहन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, उन पर आरोप लगता है कि उन्होंने छात्रों की पिटाई की, पुलिस ने छात्रों को प्रताड़ित करने का काम किया और कई छात्रों पर एफआईआर दर्ज किए गए। तो ये तमाम तरह की गतिविधियां होने के बाद छात्र देवेंद्र, आप हमारे साथ आंदोलन बने रहिए। आपको इस वक्त रोकना चाहूंगे, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वक्त हम यहाँ रुक करेंगे उत्तर प्रदेश के रायबरेली का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। नौकरी पे अधिकार भी उन्हीं का, गरीब के राशन पर भी उन्हीं का अधिकार, विकास की योजनाओं पर भी उन्हीं का अधिकार। कोई विकास नहीं। नौजवान की नौकरी पे डकैती डालते थे, गरीब की जमीनों पर कब्जा करते थे, बेटी और बहनों की सुरक्षा में सेंध लगाते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश आज बदल चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब नए उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं, नया उत्तर प्रदेश। आज का ये नया उत्तर प्रदेश, बहनों और भाइयों, यहां पे अब बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। और सरकार का पहले से तय, पहले से ही जीरो टॉलरेंस कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध लगाएगा तो दो ही जगह होगी, या तो जेल या जहन्नुम। इसके अलावा तीसरी जगह नहीं होगी। बहनों और भाइयों, आज प्रदेश में 16 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन मिल रहा है। पहले ये राशन एक कांग्रेसी और ये सपाई चट कर जाते थे। आज प्रदेश के अंदर 10 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत की सुविधा में या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत फ्री में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त हो रहा। हर वर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य उपचार किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में वे करा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। आज प्रदेश के अंदर जब नौकरी निकलती है तो रायबरेली का नौजवान भी नौकरी प्राप्त करता है। मैं पूछता हूं कि बाबू कहां से, या कोई बेटी आती है, मैं पूछता हूं बेटी कहां से हो, कहती रायबरेली से। रायबरेली की बेटी भी नौकरी पाती है, रायबरेली का बेटा भी आज नौकरी प्राप्त करता है। ये है आज कोई भेदभाव नहीं, विकास में कोई भेदभाव नहीं। हमने अगर राणा बेनी माधव भगत सिंह जी के नाम पर स्मारक बनाया है तो अपनी ही पार्टी के नेता, पूर्व विधायक स्वर्गीय दल बहादुर कोरी के नाम पर भी राजकीय पॉलिटेक्निक का नामकरण करके सलोन में उन्हें सम्मानित किया है। मैंने आज ही कहा है, हम लोग आए हैं राणा बेनी माधव भगत सिंह जी को सम्मान देने के लिए, लेकिन ये सम्मान तब तक अधूरा है जब तक बीरा पासी जैसे वीरों को सम्मान न मिले। और इसलिए बीरा पासी की प्रतिमा भी लगेगी, उनका भी भव्य स्मारक बनेगा। ये रायबरेली तो किसानों के बलिदान की साक्षी रही है। कांग्रेस बुला गई, उनको लगता है जैसे कांग्रेस के आने के बाद ये सब कुछ देश ही बना है। ये प्राचीन देश है, कांग्रेस ने देश को बांटा, कांग्रेस ने समाज को बांटा, कांग्रेस ने संविधान का गला घोंटा और आज फिर समाज को बांट करके तुष्टीकरण की नीति पर चल करके देश को की सामाजिक एकता को छिन्न भिन्न करने के लिए ये लोग विदेशी पैसे के बल पर भारत की सामाजिक एकता को खंडित करना चाहते हैं। संबोधन यहां पर हम सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जो कह रहे हैं कि
भाजपा यहां पर उत्तर प्रदेश में बांटने की राजनीति नहीं बल्कि सबको जोड़ने की राजनीति कर रही है। इस वक्त हम बात कर रहे थे रांची में, झारखंड में जिस तरह से छात्रों का आंदोलन एक बार फिर जोर पकड़ रहा है, किस तरह से आगे बढ़ती नजर आ रही है परीक्षा सुधार यात्रा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रांची से दिवाकर। परीक्षा सुधार यात्रा को लेकर हम देख रहे हैं कि काफी हुजूम अब साथ में एक बार फिर जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपने बात की इन छात्रों से, इन नेताओं से, क्या कुछ उनका कहना है कि अब जब ये मामला अदालत में है, अब जब परीक्षा रद्द हो गई है, ऐसे में किस मुद्दे के साथ आगे वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? क्या अभी भी सीबीआई जांच की मांग पर वो अड़े हुए हैं? देखिए, निश्चित तौर पर छात्र अभी भी सीबीआई मांग पर अड़े हुए हैं कि सीआईडी पे उनको भरोसा नहीं है। जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है और उसके बाद सीआईडी की तरफ से या सरकार की तरफ से जो पक्ष कोर्ट में रखा गया, उससे छात्र संतुष्ट नहीं है और यही कारण है कि यह आंदोलन फिर से एक बार दूसरे चरण में प्रवेश कर गया है। 26 दिनों तक शांतिपूर्ण आंदोलन चला, उसके बाद छात्रों ने एक तरीके से कॉल्ड ऑफ किया आंदोलन को कि 2 महीने तक सरकार को समय सीमा दी, लेकिन तुरंत 2-3 दिनों में जो कोर्ट से स्टे मिलता चला गया, उसके बाद छात्र एक बार फिर आंदोलनरत हो गए और उसी के बाद अब आज से देवेंद्र नाथ महतो जो है वो 24 संकल्प के साथ ये यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और झारखंड में ये पारंपरिक तरीके से यात्रा की शुरुआत होगी और इसमें जो झारखंड की पारंपरिक जो हम कह सकते हैं कि पाहन परंपरा जो है, उसके जरिए आज पूजा पाठ वहां पर किया जाएगा और उसके बाद इस यात्रा की शुरुआत होगी। इस यात्रा में जो फोकस रखा गया है कि सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए पूरे मामले में। जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हाल के दिनों में हुए, उन तमाम में कहीं ना कहीं नौकरी बेचने का आरोप है, अनियमितता का आरोप है, भ्रष्टाचार का आरोप है, तो ये तमाम तरह की आरोपों की जांच होनी चाहिए। इसके अलावा एक रिफॉर्म की बात हो रही है कि जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं झारखंड में होती है उनमें पारदर्शिता की स्थिति पैदा होनी चाहिए, तो ताकि लोगों को पता चले कि उन्होंने जो एग्जाम दिए थे उनको कितने नंबर आए, किस तरीके से उसने ओएमआर सीट उनके रंगे गए। तो ये तमाम तरह की चीजों में पारदर्शिता आनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ये होगा कब दिवाकर? ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का बेहद कड़ा रुख जब यहाँ पर सामने आया है और झारखंड सरकार को सीधे तौर पर नोटिस यहाँ पर मिला है, तो अब अगले कदम क्या कुछ देखते हैं सरकार की तरफ से? क्या कुछ प्रतिक्रिया यहाँ पर की उम्मीद की जा सकती है? और साथ ही इस छात्र आंदोलन में अब जब उसका दूसरा अध्याय शुरू हो रहा है, कौन कौन आपको इसमें जुड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्या एक व्यापक तौर पे इसका हम रीच देख रहे हैं झारखंड में अभी भी? देखिए, निश्चित तौर पर शर्मा दोनों पॉइंट्स का अभी तो सरकार की तरफ से कोई पक्ष नहीं आया है, लेकिन सरकार निश्चित तौर पर अपने बचाव में चूंकि सरकार कह रही है कि झारखंड में जो भी अनियमितताएं हुई है परीक्षाओं में, उनके संज्ञान में चीजें आई हैं, इसीलिए वो सीआईडी इंक्वायरी कर रही है और सीआईडी इंक्वायरी के आधार पर ही उन्होंने सारी परीक्षाओं को रद्द किया है। तो कहीं ना कहीं सरकार के पास सारे जो कह सकते हैं तथ्य होंगे और तथ्य को वो अब सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दाखिल करने को इनको कहा है, नोटिस जारी किया गया है। तो सिर्फ सरकार को नहीं बल्कि सीआईडी को भी ये पक्ष बनाया गया, सीआईडी की ओर से भी जवाब मांगा गया। तो तमाम चीजें निकल कर आएगी कि सरकार क्या कुछ पक्ष रखती है। शायद इसी से छात्र आंदोलन का जो अगला पैमाना क्या होगा, उनका अगला रुख क्या होगा, यह भी तय होगा। दूसरी बात, जो छात्र आंदोलन है वो लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आज से दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है, इसमें सभी छात्र जो हम कह सकते हैं सामूहिक रूप से शामिल हो गए। देवेंद्र नाथ महतो आज इसकी शुरुआत कर रहे हैं और धीरे धीरे देखना होगा कि इस आंदोलन में कौन कौन से और लोग जुड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी खुलकर सरकार के खिलाफ आ गई है, वो लगातार कह रही है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से छात्रों पर उनको डराने और धमकाने के लिए एफआईआर दर्ज किए गए, उसको खत्म किया जाना चाहिए। और अगर सरकार इस दिशा में कार्रवाई नहीं करती है तो भारतीय जनता पार्टी ने भी यह एक तरीके से कह सकते हैं कि ऐलान किया है कि सड़क से सदन तक भारतीय जनता पार्टी भी मार्च करेगी और लगातार सरकार को घोड़ने की कोशिश करेगी, ताकि जो छात्र हैं, जो युवा हैं, उनको न्याय मिले और जो सिस्टम से भरोसा युवाओं का उठ रहा है, उस भरोसे को कायम करने के लिए सरकार को पहल करनी होगी। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी होने के नाते अपनी भूमिका निभाएगी और इस छात्र आंदोलन को एक बड़ा आंदोलन बनाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल दिवाकर, यहाँ पर एक पेज यहाँ पे भी फंसता नजर आ रहा था कि परीक्षाएं तो रद्द हुई, लेकिन उसके रिजल्ट जो पहले की जो परीक्षाओं की बात यहाँ पर उठी थी कि शुरुआत से गड़बड़ी होती आ रही है, धांधली होती आ रही है, उनकी नियुक्तियों को लेकर भी उस समय सब एक विवाद खड़ा हुआ था, जिसको लेकर सरकार ने अपना रुख दिया था और अदालत ने भी ये कहा था कि उसको स्टे दिया जाए। कैसे उस मोर्चे पर अभी फिलहाल कुछ अपडेट है? नहीं, देखिए, उस मोर्चे पे आज एक सुनवाई होनी है। आपको मैंने पहले भी बताया कि किस तरीके से जो झारखंड सरकार ने परीक्षाओं को रद्द किया, कुछ परीक्षाओं के जांच के आदेश दिए और कुछ परीक्षाओं को उन्होंने स्टे लगा दिया, जिसकी प्रक्रिया चल रही थी। किसी के पीटी के एग्जाम हो गए थे और कुछ के विज्ञापन निकाले जा चुके थे, उन तमाम परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है फिलहाल। तो वैसे में आज उस मामले में कह सकते हैं बृहद सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हो रही है, जिसमें से कि जेपीएससी के सरकार ने किस आधार पर परीक्षाओं को रद्द किया है या किन परीक्षाओं पर किस आधार पर उनको जो कह सकते हैं उनकी नियुक्तियों को रद्द करने
करने का फैसला किया है। ये बिल्कुल। तमाम पक्ष आज सरकार की ओर से रखे जाएंगे कोर्ट में और उसके बाद देखना होगा कि 2-3 बजे के आसपास उम्मीद कर रहे हैं कि आज हाईकोर्ट में वो लिस्टिंग है और उसके बाद उस पर सुनवाई होगी तो कोर्ट से क्या निर्देश आता है। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं पूरे मामले में घिरती हुई नजर आ रही है। पहले वो बिल्कुल छात्र पूरी के तरह से आंदोलन में गिर गई, बैकफुट पर उसके यहाँ बाद पर उसने एक फैसला लिया। झारखंड सरकार साफ तौर पर नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख और दो टुक यहाँ पर सरकार को इस वक्त झेलना पड़ रहा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से लेकर झारखंड हाई कोर्ट तक सुनवाई चल रही है छात्रों के मुद्दे पर। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए सीधे रांची से। आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल मिड डे प्राइम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। जरा सी हंसी दुलार जरा सा जरा सी अनबन प्यार जरा सा यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। और कर्नाटक में वाल्मीकि कॉरपोरेशन घोटाले को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी ने मंत्री बी नागेंद्र के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को बीजेपी और जेडीएस नेताओं ने बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में प्रदर्शन के बाद विधान सभा की ओर मार्च किया। प्रदर्शनकारियों ने विधानसभा परिसर में प्रवेश की कोशिश की, जिस दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच बैरिकेड्स पर धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व राज्य बीजेपी अध्यक्ष BY विजेंद्र और विधानसभा में विपक्ष के नेता R अशोक ने किया। अशोक के आह्वान पर बीजेपी ने जेडीएस के साथ मिलकर विधानसभा के घेराव का ऐलान किया था। विपक्ष का आरोप है कि वाल्मीकि कॉरपोरेशन के करोड़ों रुपए की हेराफेरी के मामले में कर्नाटक सरकार जवाबदेही से बच रही है। R अशोक ने आरोप लगाया कि कॉरपोरेशन के 187 करोड़ रुपए के तौर पर कर्नाटक और तेलंगाना में कांग्रेस के चुनावी प्रचार के लिए डाइवर्ट किए गए। उनका दावा है कि इस संबंध में दस्तावेज भी सामने रखे गए। अशोक ने सवाल उठाया कि अगर आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है तो कांग्रेस सरकार विपक्ष के प्रदर्शन का विरोध क्यों कर रही है। वहीं विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवाड़ी नारायण स्वामी ने भी बी नागेंद्र के इस्तीफे की मांग की। आपको बता दें कि वाल्मीकि कॉरपोरेशन से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं का मामला 2024 में सामने आया था। वाल्मीकि कॉरपोरेशन के अकाउंट्स सुपरिटेंडेंट P चंद्रशेखर की आत्महत्या के बाद वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ। जांच में निगम के बैंक खाते से करीब 89 करोड़ रुपए के अवैध हस्तांतरण का मामला सामने आया, जबकि बाद की जांच में फंड डाइवर्जन की रकम करीब 187 करोड़ रुपए बताई गई। उस समय अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री रहे बी नागेंद्र ने जून 2024 में इस्तीफा दे दिया था, लेकिन 2 साल बाद अगस्त 2026 में उन्हें फिर कर्नाटक मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। अब विपक्ष इसी फैसले को लेकर सरकार पर हमलावर है। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने वाल्मीकि घोटाले को लेकर बीजेपी की विरोध प्रदर्शन की आलोचना की और विपक्ष को विधानसभा में बहस की चुनौती दी। Only and only demand is Nagendra should resign, or the Chief Minister, Mr. D.K. Shivakumar, should sack him because he is not given clean sheet by any court of law. So he got the bail. Bail is not a license to get ministerial berth or to loot. It is not a license. तो 89 करोड़ का आंकड़ा अब 187 करोड़ पहुंच चुका है और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। कहां तक जाएगा
देखने वाली बात है। बेंगलुरु से ज्योति दफेदार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। ज्योति, यहाँ पर जो घोटाले का आंकड़ा है वो बढ़ रहा है, एक आत्महत्या हो चुकी है, क्या कुछ अभी अपडेट है? किस तरह से इस पूरी स्थिति को लेकर बैकफुट पर नजर आ रही है सरकार? जया जी, ये जो घोटाला है मतलब वाल्मीकि स्कैम जो हुआ है, सो उस वक्त 187 करोड़ का ही है। उस वक्त की पूर्व मुख्यमंत्री जो सिद्धरामैया थे, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस में ही उन्होंने एग्री किए थे कि हाँ, यहाँ पे 79 करोड़ का कुछ घोटाला हुआ है। तो इसी मामले को लेकर जब ये एनलाइटन हुआ ये मामला, उस वक्त जो मंत्री थे बी नागेंद्र, उन्होंने इस्तीफा दे चुके थे। लेकिन 2024 में उन्होंने इस्तीफा दे चुके हैं। उसके बाद 2026 में उनको डीके शिव कुमार की नई सरकार में लिया गया। जब से उनको जो मंत्रिमंडल में लिया गया, उस दिन से लेकर आज तक भाजपा यही विरोध कर रहे हैं, एक कलंकित मंत्री जो है वो कैसे मंत्रिमंडल में रह सकते हैं। जब से यहाँ पे विधानसभा सत्र शुरू हुआ है, उस दिन से लेकर मतलब कम से कम एक हफ्ता हुआ है विधानसभा सत्र शुरू होकर, उस दिन से आज तक भाजपा यही मांग कर रही है कि जब तक कलंकित मंत्री मंत्रिमंडल में रहेंगे, हम सत्र में भाग नहीं लेंगे। तो इसी विचार को आगे लेकर आज तीन ग्रुप ऐसे डिवाइड होकर, एक जो ग्रुप है फ्रीडम पार्क में, उन्होंने चलवादी नारायण स्वामी जी के नेतृत्व में फ्रीडम पार्क में वहां पे उन्होंने धरनी की। उसके साथ साथ बीवाई विजयेंद्र के और आर अशोक के नेतृत्व में विधानसभा में जो गांधी स्टैच्यू है उसके आगे वहीं पे उन्होंने भी धरनी की। तो वो लोग विधानसभा घेराव करने जा रहे थे, उसी वक्त पुलिस के साथ उनका हिक्का मुक्का हुआ और उनको हिरासत में भी ले चुके। तो ये घोटाला जो है ये है कि 187 करोड़ का एक घोटाला है। इसी मामले मतलब जो एक बैंक से 200 बैंक शेल कंपनी में ये ट्रांसफर हो चुका है। पर बहुत बड़ा गंभीर आरोप ये है कि कर्नाटका और तेलंगाना की इलेक्शंस में ये जो मतलब दलित लोगों की पैसा है, आप कैसे ऐसे हड़प ले सकते हैं, ऐसे घोटाला कैसे कर सकते हैं। तो एक तरफ नागेंद्र कहते हैं कि मैं दलित हूं इसलिए विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, बीजेपी इसलिए मुझे टारगेट कर रहे हैं, लेकिन भाजपा ये सरासर विरोध कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। दलित मंत्री होकर दलित का पैसा लेना, आपके जगह पे अगर किसी और दलित मंत्री भी आए, हमारी कोई विरोध नहीं है। हमारी विरोध इसी बात का है कि अभी देखिए ईडी चार्जशीट में हो या सीबीआई की चार्जशीट में उनका नाम उल्लेख है, लेकिन एसआईटी हालांकि वो कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, वो एसआईटी में इनका नाम उल्लेख नहीं है। अभी सीबीआई ने राज्यपाल जी को प्रोसिक्यूशन की अनुमति भी मांगे है। अगर राज्यपाल जी ने प्रोसिक्यूशन की अनुमति दे दी तो नागेंद्र को बहुत संकट होगा, क्योंकि उन्हें कोई चारा ही नहीं रहेगा, इस्तीफा देना ही पड़ेगा। एक तरफ भाजपा कहते हैं कि मतलब ऐसा बड़ा घोटाला हुआ है, जो दलितों का रुपए है, आप कैसे एक बैंक से दूसरे बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं। जो अधिकारी थे चंद्रशेखर, उनके आत्महत्या से ये मामला बाहर आया। बिल्कुल। तो ऐसे में ज्योति सबूत तो सामने है, क्योंकि जब प्रोसिक्यूशन की इजाजत मांगे जा रही है, यानी इसका मतलब ये है कि एक पुख्ता तथ्य और पुख्ता सबूतों के आधार पर सीबीआई ने प्रोसिक्यूशन की अनुमति मांगी है। ऐसे में विक्टिम कार्ड खेलने का क्या फायदा? आपको इस्तीफा तो देना ही होगा ना। ऑब्वियसली जैसे सीबीआई की जो सेकेंड चार्जशीट में नागेंद्र की नाम है, और जो बहुत प्रमुख साक्ष्य ये है कि जो चंद्रशेखर जो अधिकारी सुसाइड कमिट कर चुके हैं, उनके जो लेटर में उन्होंने लिखा है कि मंत्री के मौखिक आदेश पे हमने ये पैसा ट्रांसफर किए हैं। तो कहीं ना कहीं उन पे दबाव था। और जो फाइनेंस डिपार्टमेंट उस वक्त मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया थे उनके अंडर आता था। तो ये सब अगर ऐसे पैसे ट्रांसफर होता है तो मुख्यमंत्री की उनके भी कंसिडरेशन में आया होगा, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट के अनुमति के बगैर ऐसा ट्रांसफर नहीं होता है। अगर सीबीआई ने प्रोसिक्यूशन की मांग कर रहे हैं राज्यपाल जी से, वक्त सबूत तो है, क्योंकि जो 200 बैंक अकाउंट होगा या ये पैसा जो कर्नाटका और तेलंगाना की इलेक्शन में खर्च हुआ है, ऐसे भाजपा के गंभीर आरोप है। तो ऐसे कलंकित मंत्री को फिर से एक बार कैबिनेट में लेना, ये क्या संदेश दे रहा है? बिल्कुल। ऐसे में ज्योति, यहाँ पर अब जब विपक्ष का घेराव और आक्रामक और वो हो रहे हैं, घेराव भी हुआ विधानसभा का, क्या कुछ अभी इसका एक बीच का रास्ता निकलता हुआ, क्या सरकार की तरफ से कोई, राज्य सरकार की तरफ से कोई कोशिश यहाँ पर है कि काम चालू रखे, या उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया यहाँ पे सामने आ रही है? एक्चुअली राज्य सरकार के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार से लेकर जो जो मंत्रियां हैं, वो सब नागेंद्र की समर्थन में ही आ रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार जी ऐसा कह रहे कि मैं ही खुद बेल के ऊपर बाहर हूँ,
कुमार स्वामी भी बेल के ऊपर बाहर है। तो मतलब कहीं पे भी कोर्ट ने उनको दोषी नहीं पाया है, एसआईटी चार्जशीट में उनका नाम नहीं। देखिए कैसे एक मुख्यमंत्री हो या दूसरे मंत्री हो, कैसे उनके समर्थन में आ रहे हैं। मतलब घोटाला तो हुआ है, खुद पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी ही मान चुके हैं कि 79 करोड़ का हुआ है घोटाला। तो बिल्कुल। थोड़े थोड़े पैसों की रिकवरी भी हो रहा है। तो ऐसे में गृह सचिव प्रियांक खड़गे हो, खुद मुख्यमंत्री ऐसे संदिग्ध है। मतलब अगर बेल में कोई भी बाहर रहते हैं तो आप कुछ भी दे सकते हैं क्या? उन्हें मंत्री पद दे सकते हैं, उन्हें रेस्पॉन्सिबल पोजीशन दे सकते हैं, और उसके साथ साथ इन्होंने एडिशनल डिपार्टमेंट भी देख चुके हैं। मतलब ये जो अभी एक मिनिस्ट्री के साथ साथ इतने सब प्रोटेस्ट हो रहा है, उनके खिलाफ इतनी मांग हो रही है, उनका ड्रॉप करने की मांग हो रही है, फिर भी सरकार उन्हें एडिशनल डिपार्टमेंट दे चुके हैं। तो बिल्कुल। देखिए सरकार के समर्थन का कैसे समर्थन कर रहे हैं एक कलंकित मंत्री को। तो यहाँ जी। पे सरकार ये नहीं कह रही कि हम नागेंद्र को छोड़ेंगे। अगर राज्यपाल जी प्रोसिक्यूशन को अनुमति देते हैं तो कोई चारा नहीं रहेगा, नागेंद्र को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर घोटाला हुआ है, ये बात मानी गई है, सीबीआई की चार्जशीट भी फाइल हुई है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर इस्तीफे से इंकार है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति की। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन में देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर सुरक्षा एवं पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का आयोजन इस वर्ष हाइब्रिड प्रारूप में किया जाएगा। इसमें अधिकारी प्रत्यक्ष और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से भाग लेंगे। सम्मेलन के दौरान देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस संगठनों के अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन में बदलते सुरक्षा परिदृश्य के बीच सामने आ रही चुनौतियों, उनसे निपटने की रणनीति और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने से जुड़े मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। सम्मेलन में विभिन्न सुरक्षा एवं पुलिस बलों के अधिकारियों की व्यापक भागीदारी रहेगी। तो राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति से संकल्प तक नीरज सिंह इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। नीरज का रुख करते हैं। नीरज, जो मौजूदा सदी की या मौजूदा परिवेश में जिस तरह की चुनौती इस वक्त हमारे सुरक्षा बल या एजेंसियां उनका सामना कर रहे हैं, किस तरह से उनसे निपटने की रणनीतियों पर चर्चा होती भी नजर आएगी इस सम्मेलन में? क्या कुछ मुख्य एजेंडा रहेगा, किस तरह से? देखिए, बिल्कुल आप देखें कि एक बड़ी बैठक है और इसमें देश भर के जो सुरक्षा से जुड़े हुए तमाम अधिकारी हैं वो इसमें शामिल होंगे, वर्चुअली और फिजिकली। इसके साथ साथ आप देखें कि तमाम राज्यों के डीजीपी होंगे, केंद्रीय सुरक्षा बल के जो उच्च अधिकारी हैं वो इसमें शामिल हैं। कई तरह के मुद्दे हैं, खासतौर से देश के अंदर जो आंतरिक जो सुरक्षा है उसको कैसे बेहतर किया जाए। इसके साथ साथ ही आप ये भी देखें कि गृह मंत्री 2 दिन पहले सिलीगुड़ी भी गए थे और सिलीगुड़ी में जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसकी सुरक्षा को लेकर भी एक समीक्षा बैठक करी थी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हम चिकन नेक बोलते हैं और ख़ासतौर से आप देखें कि नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से वो पूरा का पूरा जो इलाका जुड़ा है और काफ़ी संवेदनशील है, तो उसकी सुरक्षा कैसे हो उसको लेकर भी एक समीक्षा बैठक की थी। अब ये देश भर में आंतरिक सुरक्षा कैसी हो इसको लेकर ये बैठक हो रही है और ख़ास तौर से जो हमें इनपुट मिले हैं 3 बातें हैं जिन पर खासा इस बैठक में जोर रह सकता है या कहें कि गृह मंत्री की तरफ से दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। पहली एक तो जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, ख़ासतौर से आप देखें कि बांग्लादेश से सटे हुए इलाके हैं जहां पर जनसंख्यीय एक तरीके से परिवर्तन है वो देखने को मिला है, तो उसको लेकर भी दिशा निर्देश गृह मंत्रालय की तरफ से दिए जा सकते हैं इस बैठक में कि किस तरीके से इस डेमोग्राफी चेंज को रोकना है, क्योंकि उसकी वजह से जो देश के नागरिक हैं उनके अधिकारों का भी हनन होता है और तमाम जो योजनाएं उनका लाभ उनको नहीं मिल पाता है। दूसरा आप देखें कि जिस तरीके से पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो बॉर्डर है वहाँ पर जो ड्रग्स है, इसके अलावा तस्करी तमाम तरह की चीज़ों की होती है, आतंकवादी गतिविधियों को जिस तरीके से बढ़ावा दिया जाता है, तो उस पर किस तरीके से लगाम लग सकती है, इसको लेकर भी दिशा निर्देश हैं गृह मंत्रालय की तरफ से अधिकारियों को दिए जा सकते हैं या जो स्थिति है
उसके बारे में गृह मंत्री समीक्षा कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके साथ साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में हमने देखा है कि जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन होते हैं उसमें असामाजिक तत्व किस तरीके से घुसकर हिंसा फैलाते हैं, किस तरीके से साइबर जो अपराधी हैं बुली का जो काम करते हैं। तो ये एक तरीके से सब्जेक्ट हैं जिन पर इस बैठक में खासा फोकस रह सकता है और गृह मंत्रालय की तरफ से दिशा निर्देश तमाम अधिकारियों को दिए जा सकते हैं। बिल्कुल। तो अवैध घुसपैठ की बात करें या संवेदनशील सीमावर्ती इलाकों पर अपनी मुस्तैदी बढ़ाने की बात करें, साथ ही नीरज जिस तरह से हाल ही के वर्षों में हमने देखा जो आतंकवादियों द्वारा जो गुरिल्ला वॉरफेयर की तकनीकी अपनाई गई या फिर साइबर अटैक को लेकर इस वक्त बहुत ज्यादा एक जीरो टॉलरेंस नीति के साथ साथ काफी आक्रामक रुख में सरकार नजर आ रही है इन साइबर अपराधियों के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी है, उस लिहाज से भी क्या महत्वपूर्ण चर्चा की हम उम्मीद कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल इसका जिक्र ही कर रहा था। पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटे हुए जो इलाके हैं, किस तरीके से पाकिस्तान देश के अंदर आतंकवाद फैलाने के लिए तमाम तरह की कोशिशें करता है। हमने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी संगठन है अपने आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ कराने की लगातार जो कोशिशें हैं वो भी करते हैं। इसके साथ साथ आप देखें कि ड्रग्स की तस्करी एक बड़ा इशू है और गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है 2026 से लेकर 2029 के बीच में ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने की एक मुहिम छेड़ी है और इस मुहिम का असर भी दिखाई दिया है कि बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ हजारों करोड़ की जो ड्रग्स है वो जब्त भी की गई है, नष्ट भी की गई है। उस दिशा में बड़ी तेजी के साथ काम भी किया जा रहा है और बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम के तहत उन तस्करों के खिलाफ और जो नशे का काम करने वाले जो लोग हैं जो जुड़े हुए हैं उस चैन में, उसके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई हुई है और विदेशों में बैठे कई सारे ऐसे नशे के सौदागर हैं जो देश के अंदर नशे के कारोबार में लगे हुए थे, उनका प्रत्यार्पण भी किया गया और उनको लाया गया, जिसमें एक वीरेंद्र सिंह व्यक्ति है जिसको यूएई से लाया गया था और वो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी का एक बड़ा कह सकते हैं कि नाम है या सिंडिकेट का मुखिया है। तो ये तमाम इशू हैं, आतंकवाद हो, ड्रग्स तस्करी हो, साइबर जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, लोगों के तमाम गाड़ी कमाई जो साइबर क्रिमिनल हैं उसको हड़प लेते हैं, उसको लेकर भी एक कह सकते हैं गृह मंत्रालय की तरफ से तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए और कई तरह के कदम भी उठाए गए। तो ये तमाम मुद्दे हैं, आंतरिक सुरक्षा से लेकर साइबर सुरक्षा और आतंकवादियों से लेकर जो गैंगस्टर हैं देश की आंतरिक गड़बड़ी में एक तरीके से तमाम तरह की परेशानियां पैदा कर रहे हैं आंतरिक सुरक्षा को लेकर। तो इन सब पर विस्तृत चर्चा होगी और कैसे इस पर लगाम लगाई जाए उस पर भी गृह मंत्रालय की तरफ से दिशा निर्देश आ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति पर गहन सम्मेलन और देश भर से सुरक्षा अधिकारी इसमें जुड़ते हुए नजर आएंगे। खबर आगे बढ़ते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव और आर्थिक प्रतिबंधों के मौजूदा हालात पर वैश्विक स्तर पर हलचल तेज हो गई है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अमेरिका का उद्देश्य ईरान की अर्थव्यवस्था को सहारा देने वाली हर एक आर्थिक जीवन रेखा को काटना है। इस बीच वाशिंगटन ईरान के खिलाफ अब तक के सबसे कड़े आर्थिक प्रतिबंधों की रूपरेखा तैयार कर रहा है, जिसे लेकर अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ये ईरान और उसके साथ व्यापारिक संबंध रखने वाले अन्य देशों व संस्थानों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा वित्तीय अभियान होगा। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका के साथ हुए समझौता ज्ञापन का बचाव करते हुए इसे मौजूदा संकट से निकालने का सबसे बेहतर रास्ता बताया। उन्होंने देश की स्थिति को न युद्ध और न शांति के बीच का दौर करार दिया और स्पष्ट किया कि इस समझौते को किसी भी तरह से आत्मसमर्पण नहीं कहा जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि देश के सर्वोच्च नेता नीतियां तय करते हैं और सरकार उन्हीं के मार्ग पर आगे बढ़ रही है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिका द्वारा नए प्रतिबंधों की चेतावनी को निराशाजनक कदम और पुरानी नीतियों की पुनरावृत्ति बताया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान इस तरह की दादागिरी का सामना करना अच्छी तरह से जानता है और अमेरिका को न्याय और सम्मान के आधार पर ही बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। इसके अलावा ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसिन रेजाई ने कड़ी चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका का आर्थिक युद्ध जारी रहा तो तेहरान फारस की खाड़ी से होने वाले सभी तेल निर्यातों को रोक देगा। साथ ही अमेरिकी प्रतिबंधों का समर्थन करने वाले किसी भी देश को ईरान अपना दुश्मन मानेगा। इसके अलावा ईरानी संसद का राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति आयोग एक ऐसे मसौदा कानून पर भी विचार कर रहा है। इसके तहत होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को ईरान को शुल्क
चुकाना होगा। तो ईरान ने तेल निर्यात रोकने की दी चेतावनी। और चंद्रशेखर जोशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। चंद्रशेखर, अब तो आर्थिक लड़ाई पर बात हो गई है। अब ये जो फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाने की बात कर रहा है अमेरिका और उसकी रूपरेखा तैयार कर रहा है, क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है? शांति की बात तो अब दूर की कौड़ी साफ तौर पर नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए आज अमेरिका की ओर से आज रात में भारत के समय के अनुसार ये जो फाइनेंशियल सैंक्शन लगाने की बात हो रही है ईरान के ऊपर, उसकी घोषणा की जाएगी। और उससे पहले जो अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, उन्होंने आज फाइनेंशियल टाइम्स में एक लेख भी लिखा है और उन्होंने कहा है कि ये अब तक किसी दुश्मन देश के खिलाफ लगाए गए जो आर्थिक प्रतिबंध हैं सबसे ज़्यादा ये कड़े प्रतिबंध होंगे। तो ऐसे में देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह के प्रतिबंध अमेरिका लगाता है ईरान के ऊपर। और वहीं दूसरी ओर ईरान की ओर से कहा गया है कि हॉर्मुज के रास्ते जो भी तेल अभी एक्सपोर्ट हो रहा है खाड़ी के देशों का या दूसरे देशों का, अगर ऐसा कुछ अमेरिका करता है तो ईरान पूरी तरह से हॉर्मुज को बंद कर देगा और जो खाड़ी के देशों का तेल वहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है उसको भी वो पूरी तरह से बंद करेगा। और अमेरिका के द्वारा जो सैंक्शन लगाए जाएंगे उसमें जो भी देश अमेरिका का साथ देगा उसको युद्ध माना जाएगा उस देश के द्वारा ईरान के ऊपर। तो ये काफ़ी एक तरह से विकट परिस्थिति वहाँ पर अब जन्म लेने वाली है। और साथ ही साथ ईरान की ओर से भी देखा जाए तो जो ईरान के राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान, उनका ये कहना है कि ईरान ज़्यादा दिनों तक युद्ध की स्थिति में नहीं रह सकता। वहीं मोहसिन रेज़ई जो हैं वो 1-2 दिन पहले उनका बयान आया था कि जो आर्थिक प्रतिबंध है या आर्थिक संकट है ईरान के ऊपर, ये कहीं न कहीं ईरान की जो रिजीम है उस रिजीम को ये गिरा सकता है। और तो ये कहा जा सकता है कि ईरान के अंदर भी जो शीर्ष नेतृत्व है उनमें यूनिटी नहीं है। इसको लेकर के अलग अलग बयान आ रहे हैं वहाँ पर ईरान के राष्ट्रपति की ओर से और ईरान के सुप्रीम लीडर और IRGC की ओर से अलग अलग बयान आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये स्थिति काफ़ी संकट खड़ा करने वाली हो सकती है। बिल्कुल, और साफ तौर पर चंद्रशेखर यहाँ पर अमेरिका की चेतावनी सिर्फ ईरान को नहीं बल्कि और भी देशों को की तरफ है जो ईरान के साथ किसी भी तरह का कोई भी आर्थिक संबंध रखते हैं। बिल्कुल, ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि अमेरिका की जो चेतावनी है वो दूसरे देशों के लिए भी है। और खासकर हम चीन और रूस जैसे देशों की बात करें तो चीन की काफ़ी छोटी कंपनियां हैं जो ईरान से तेल एक्सपोर्ट करती हैं। अमेरिका किस तरह से इन कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगाएगा क्योंकि ये कहीं भी अमेरिका का जो आर्थिक तंत्र है उसके अंदर में ये कंपनियां नहीं आती। वहीं रूस के ऊपर में अमेरिका कई सारे प्रतिबंध पहले ही लगा चुका है यूक्रेन युद्ध को लेकर के। और कैस्पियन सी के जरिए कहीं न कहीं ईरान और रूस के बीच में संपर्क बना हुआ है। ईरान के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो उस रास्ते से आती हैं, यहाँ तक कि जो सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें हैं वो भी उस रास्ते से आती हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि अमेरिका जो प्रतिबंध लगाता है वो किस तरह से उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करेगा। क्योंकि अगर चीन जैसे देशों के ऊपर अमेरिका ज़्यादा कड़ाई करने की कोशिश करेगा तो जो ऑलरेडी अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड के संबंध पहले से ही काफ़ी ख़राब बने हुए हैं। बिल्कुल, और ऐसे में चंद्रशेखर एक बार फिर यहाँ पर होर्मुज संकट गहराता हुआ नजर आएगा। हॉर्मुज की अगर बात करें तो इस सैटरडे और संडे की हम बात करें तो सैटरडे और संडे में जो डाटा है हमारे पास शिप ट्रैकिंग का, उसके अनुसार करीब 20 जहाज़ वहाँ से निकले हैं। और ये 20 जहाज़ ऐसे जहाज़ हैं जो अपने ट्रांसपोंडर को ऑन करके वहाँ से निकले हैं। इसके अलावा ट्रांसपोंडर ऑफ करके कितने जहाज़ वहाँ से निकले हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अगर ईरान कहता है कि जो दूसरे देशों से एक्सपोर्ट हो रहा है वो बंद कर देगा हॉर्मुज में, जैसे इराक के तेल के एक्सपोर्ट के लिए ईरान ने वहाँ पर अनुमति दे रखी है, हॉर्मुज के थ्रू इराक का तेल एक्सपोर्ट हो रहा है, खाड़ी के कई अन्य देशों का तेल भी एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ईरान कहता है कि इसको बंद कर देंगे तो एक बार फिर हॉर्मुज को लेकर के काफ़ी परेशानी पूरी दुनिया को हो सकती है। बिल्कुल चंद्रशेखर, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो ईरान अमेरिका तनाव के बीच यहाँ जो टकराव है वो लगातार और भी बढ़ता जा रहा है और भी देश इसकी चपेट में आने की अब फिराक में नजर आ रहे हैं अमेरिकी चेतावनी के बाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज जी की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समरसता संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित पावन माटी कलश
वंदन एवं वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बिना नाम लिए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस वंदे मातरम ने देश की आजादी की नींव रखी और जो वीरों का गान बना, आज भी कुछ लोग उसका अपमान कर रहे हैं। जिस वंदे मातरम ने इस देश के आजादी की नींव रखी, हमारे बलिदानियों के लिए वीर गान बने, उस वंदे मातरम को भी अपमानित करने का काम इस देश के लोग अभी भी कुछ लोग कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं उन लोगों को कि ये देश की मिट्टी में इतनी ताकत है कि जब लोधी और जैसे लोग, सिकंदर जैसे लोगों के मन का परिवर्तन हो सकता है, तो आने वाले समय में इस देश की मिट्टी की ताकत इतनी है, जिन्होंने वंदे मातरम का अपमान किया है, उनके मन मस्तिष्क का भी बदलाव भारत की जनता करके देगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जापान दौरे पर हैं। वे 27 अगस्त तक वहां रहेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री टोक्यो के अलावा नागोया और ओसाका का दौरा करेंगे और भारत के अब तक के सबसे बड़े व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल का वो नेतृत्व कर रहे हैं। इस व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल में 200 से अधिक व्यापार प्रतिनिधि शामिल हैं, जो विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा और इस्पात से लेकर ऑटोमोटिव, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य सेवा और स्टार्टअप जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हैं। पीयूष गोयल ने टोक्यो में अपने कार्यक्रम की शुरुआत सुमितोमो कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट और सीईओ शिंगो उइनो के साथ एक बैठक से की। इस बैठक में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, मोबिलिटी और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्रों में भारत के साथ कंपनी के जुड़ाव को और गहरा करने के अवसरों पर चर्चा की गई। इस बीच गोयल ने भारत और जापान के कारोबारी प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का घरेलू बाजार बड़ा है और वह दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है। उन्होंने जापानी प्रतिनिधियों को भारत में निवेश का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि भारत के मुक्त व्यापार समझौतों से अंततः वैश्विक व्यापार का करीब 75% हिस्सा भारत के लिए खुल जाएगा और इससे देश को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भरोसेमंद भागीदारी के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। We are both roughly the same size in terms of GDP, but when we look at growth rates, when we look at age profile, when we look at population size, with all of these factors coming in, I think we are made for each other. And when we combine our forces, Japanese technology with Indian youthful talent, Japanese manufacturing practices and capabilities combined with the growing middle class consumption demand in India, the fact that India today is a $20 trillion GDP on purchasing power parity. It really shows that there's a big delta of opportunity in India. And I invite all our friends from Japan to be a part of this opportunity. मौसम की बात कर लेते हैं। देश के कई हिस्सों में जारी बारिश के बीच मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। उत्तर और मध्य भारत में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण यूपी, बिहार समेत कई राज्यों के कुछ हिस्से बाढ़ की चपेट में हैं और नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। उधर उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी और आसपास के इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उड़ीसा में लगातार भारी बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान विभाग ने अगले कुछ दिनों में और तेज बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने राज्य के 5 जिलों अंगुल, ढेंकनाल, कटक, कालाहांडी और नबरंगपुर में भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया है। तो बाढ़ बारिश से बढ़ी चुनौती, वहीं दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। राजधानी और आसपास के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने दिल्ली के कई इलाकों में भारी से मध्यम बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने जल भराव और यातायात व्यवस्था को लेकर सतर्कता भी बढ़ा दी है। दिल्ली और एनसीआर में भारी बारिश के कारण उड़ानों का संचालन प्रभावित हो रहा है। तेज बारिश के बीच 14 उड़ानें, जिनमें 2 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शामिल हैं, उनका रास्ता बदला गया। इनमें से 11 उड़ानों को जयपुर, 2 को चंडीगढ़ और 1 को लखनऊ भेज दिया गया। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे उड़ानों के समय और रूट में बदलाव के बारे में ताज़ा जानकारी के लिए अपनी एयरलाइन से संपर्क करें।
आज सावन का चौथा और अंतिम सोमवार है। इस पावन अवसर पर देश भर के शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचकर भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं और विधि विधान से पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि और मंगल कामना कर रहे हैं। सावन के अंतिम सोमवार के चलते शिव मंदिरों में विशेष तैयारियां की गई हैं। शिवालयों को फूलों और आकर्षक सजावट से सजाया गया है। देश के प्रमुख शिव धामों में भी आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। सावन के अंतिम सोमवार पर देश भर में भक्ति, आस्था और उत्साह का ये अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। और आइए अब बात करते हैं खेल की खबरों की और इसके लिए रुक करते हैं सीधे मेरी सहयोगी सुचित्रा के पास। शुक्रिया जया। शुरुआत करते हैं क्रिकेट की खबरों के साथ। कोलंबो टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने 8 विकेट के नुकसान पर 450 रन का आंकड़ा पार कर लिया है। भारत ने आज 5 विकेट पर 300 रन से आगे खेलना शुरू किया। सारांश जैन 6 रन बनाकर आउट हुए। वहीं ऋषभ पंत और ध्रुव जुरैल ने अपने अपने अर्धशतक पूरे करने में कामयाबी पाई। ऋषभ पंत 63 रन बनाकर लंच के बाद आउट हुए। इससे पहले दिन भारत के लिए देवदत्त पडिक्कल ने 117 रन की पारी खेली थी, जबकि कप्तान शुभमन गिल ने 50 रन बनाए थे। भारत 2 टेस्ट की सीरीज में 1-0 से आगे है। बात करते हैं शतरंज की। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंदा ने ग्रैंड चेस टूर के निर्णायक मुकाबले में शानदार जीत हासिल की है। उन्होंने जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराने में सफलता पाई। इस जीत के साथ प्रज्ञानानंदा ने फाइनल में जगह बनाने की अपनी दावेदारी बेहद मजबूत कर ली है। अब उन्हें फाइनल में पहुंचने के लिए सिर्फ 6 और अंक की जरूरत है। अब सेमीफाइनल मुकाबले में 2 रैपिड और 4 ब्लिट्स गेम बाकी हैं। रैपिड में जीत के लिए 4 अंक और ब्लिट्स में 2 अंक मिलते हैं। ऐसे में प्रज्ञानानंदा की मौजूदा बढ़त उन्हें फाइनल में पहुंचने का मजबूत दावेदार बनाती है। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में अमेरिका के फैबियानो कैरुआना और उनके हमवतन वेस्ली सो के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा। भारत के 19 वर्षीय ग्रैंडमास्टर प्रणेश एम ने हंगरी में आयोजित प्रतिष्ठित कनित्सा ओपन 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप ए का खिताब अपने नाम कर लिया। टूर्नामेंट के 9वें और आखिरी दौर में प्रणेश ने जर्मनी के वादिम पेट्रोव्स्की को सफेद मोहरों से हराकर खिताब अपने नाम किया। प्रणेश ने 9 राउंड में 7 अंक हासिल किए और 4 खिलाड़ियों के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर रहे। बेहतर टाई ब्रेक के आधार पर उन्हें चैंपियन घोषित किया गया। इजराइल के ब्रॉन्स्टीन दूसरे, यूक्रेन के वोलोकितिन तीसरे और भारत के कार्तिक वेंकटरमण चौथे स्थान पर रहे। बात करते हैं फुटबॉल की। ईस्ट बंगाल ने ड्यूरेंट कप जीत लिया है। ईस्ट बंगाल ने फाइनल मुकाबले में मोहन बागान को 4-1 से करारी शिकस्त दी और रिकॉर्ड 17वां ड्यूरेंट कप खिताब जीता। ईस्ट बंगाल के लिए एडमंड लाल रिंडिका ने हैट्रिक लगाई। इस जीत के साथ ईस्ट बंगाल का 22 साल से चला आ रहा ट्रॉफी का इंतजार खत्म हो गया। ईस्ट बंगाल ने आखिरी बार 2004 में मोहन बागान को ही 2-1 से हराकर ये खिताब जीता था। एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता के 135 साल के इतिहास में ईस्ट बंगाल और मोहन बागान दोनों के नाम 17-17 ड्यूरेंट कप खिताब है। वहीं ईस्ट बंगाल की महिला टीम ने भी एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। रविवार को मलेशिया के साबाह एफए को 2-0 से हराकर ईस्ट बंगाल ने लगातार दूसरी बार एएफसी महिला चैंपियंस लीग के ग्रुप चरण में जगह बनाई। इसके साथ ही वो ये उपलब्धि हासिल करने वाला पहला भारतीय क्लब बन गया। ईस्ट बंगाल ने क्वालिफाइंग चरण में शानदार प्रदर्शन करते हुए ग्रुप ए के तीनों मुकाबले जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया। 2026-27 सत्र का ग्रुप चरण 1 से 7 नवंबर तक खेला जाएगा। बात करते हैं हॉकी की। हॉकी विश्व कप में अब तक शानदार प्रदर्शन कर रही भारतीय महिला हॉकी टीम बड़े मुकाबले में अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर सकी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करो या मरो के मुकाबले में भारत को गोल रहित ड्रॉ से संतोष करना पड़ा। इस ड्रॉ के बाद समान अंक होने के बावजूद गोल की संख्या के आधार पर भारत सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया। भारत को अंतिम 4 में जगह बनाने के लिए ये मुकाबला हर हाल में जीतना जरूरी था।
पूल डी में चीन के खिलाफ ड्रॉ से भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के खाते में एक एक अंक था। दोनों टीमों का गोल अंतर भी -2 था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 3 गोल किए थे जबकि भारत के खाते में सिर्फ 2 गोल थे। यही अंतर आखिरकार निर्णायक साबित हुआ और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच गया। अब भारतीय टीम क्लासिफिकेशन मैच खेलेगी। इंग्लैंड के स्टार स्ट्राइकर हैरी केन ने जर्मनी के फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीत लिया है। इसी के साथ वो ये प्रतिष्ठित सम्मान हासिल करने वाले पहले इंग्लिश खिलाड़ी बन गए हैं। बायर्न म्यूनिख के लिए शानदार प्रदर्शन करने वाले केन ने पिछले सीजन में सभी प्रतियोगिताओं में 61 गोल दागे। उनकी शानदार गोल स्कोरिंग के दम पर बायर्न ने बुंदेसलीगा सहित 2 खिताब जीते और चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल तक का सफर तय किया। जर्मन फुटबॉल मैगजीन की ओर से दिए जाने वाले इस पुरस्कार के लिए बुंदेसलीगा के खिलाड़ी और विदेशों में खेलने वाले जर्मन खिलाड़ी पात्र होते हैं। तो खेल की खबरों में फिलहाल इतना ही। वापस चलते हैं जया के पास। तो बिल्कुल सुचित्रा, हैरी केन का जादू अभी भी बरकरार है। और इसी के साथ मिड डे प्राइम में अगर बात करें तो फिलहाल खबरों को सफर यहीं खत्म करते हैं, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।